हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है वैष्णवी नाम की लड़की की, जो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की होती है। वो हर किसी की मदद करती है और सबके साथ दयालु व्यवहार रखती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वैष्णवी बाजार में सब्जियां ले रही थी कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। वैष्णवी बारिश में पूरी तरह से भीग जाती है कि तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है और वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत बारिश में भीग रही है और नीचे जमीन पर बैठी केले बेच रही है। कि तभी वैष्णवी उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उससे कहती है, अम्मा ये केले कैसे दे रही हो? बिटिया 1 दर्जन 40 रुपए के हैं। अम्मा अगर मैं सारे ले लूं तो आप कितने भाव लगाओगी? बूढ़ी औरत जमीन पर रखे केले को गिनने लगती है। कि तभी वैष्णवी जमीन पर रखे सारे केलों को अपने बैग में रख लेती है और अपने पर्स में से पैसे निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत वैष्णवी के सर पर अपने दोनों हाथों को प्यार से फेरते हुए उससे कहती, बिटिया भगवान तेरा हमेशा ही भला करे, तुझे हमेशा खुश रखे। और कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। वैष्णवी उन केलों को लेकर अपने घर आ जाती है। इतने सारे केले देखकर वैष्णवी की माँ सरला उसके पास जाकर उससे कहती है, ये सब क्या है? इतने सारे केले क्यों लेकर आई है तू? तुझे सब्जी लेने भेजा था या फल लेने? वैष्णवी अपनी माँ सरला को बताती है कि कैसे एक बूढ़ी औरत बारिश में भीगकर केले बेच रही थी, जिस वजह से उसने वो सारे केले खरीदकर उसे घर भेज दिया। ये सुनकर सरला कहती है, अच्छा, वो बूढ़ी औरत मर रही होती तो क्या तू उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाती? तेरी इसी आदत के चक्कर में हम रोड पर ही आ जाएंगे। ज्यादा ही दानी बाबा हो गई है तू, जो हर किसी को कुछ न कुछ देकर आ जाती है। और अब मैं क्या करूँ इस केले का? दिन रात अब इसी की सब्जी बनाऊं? माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने उनकी मदद ही की है और किसी की मदद करना कोई गलत काम तो नहीं है। हाँ, तुझे कहाँ कुछ गलत लगता है? तुझे तो सब ठीक ही लगते हैं इस दुनिया में। तू ही देवी है जो सबका भला करने में लगी है। पता नहीं शादी के बाद क्या कैसे करेगी। यही हाल रहा ना तो सास तुझे अगले ही दिन घर से निकाल देगी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वैष्णवी अपनी दोस्त अंजलि के साथ बाहर घूमने जा रही थी। तभी उसके पास एक छोटा बच्चा आता है, जो भूख के कारण बहुत ज्यादा रो रहा था और हर किसी से कुछ खाने के लिए मांग रहा था। कि तभी वैष्णवी की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर उसे कुछ पैसे देती है और पास के ही ढाबे से उसे खाना खिलाती है। ये देखकर वैष्णवी की दोस्त अंजलि उससे कहती है, अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? ये दया की देवी बनकर इतने पैसे तू इस भिखारी पर खर्च कर रही है। क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी और उसकी हालत देखकर सच में लग रहा था कि जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। अरे नहीं खाया तो तुझे क्या करना है? तू क्यों देवी बनकर अपना सारा पैसा उस भिखारी पर लुटा रही है? अंजलि की बातों का वैष्णवी पर कोई असर नहीं होता। समय बीतता है और वैष्णवी की शादी उदय नाम के लड़के से होती है। एक दिन वैष्णवी रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास मेघना वहाँ आती है। मेघना देखती है कि सिंक में कुछ झूठे बर्तन पड़े हैं, जिसे देखकर मेघना वैष्णवी के पास जाकर उससे कहती है, बहू क्या बना रही है? खाना बनाने से पहले ही बनाना शुरू कर दिया और ये झूठे बर्तन ये नहीं दिखाई दे रहे तुझे? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस कर ही रही थी। ठीक है, मैं पहले बर्तन धो देती हूँ, उसके बाद खाना बना लूंगी। ये अब मुझे नहीं पता, सबके नाश्ते का समय हो गया है, जैसे करना है कर। 10 मिनट में खाना बस चाहिए मुझे। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वैष्णवी के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है और वैष्णवी से कहती है, वैष्णवी क्या तुम्हारे पास थोड़ा आटा होगा? वो क्या है ना, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके लंच बॉक्स में रोटी रखने के लिए आटा नहीं है, सुबह ही खत्म हो गया। विमला की ये बात सुनकर वैष्णवी अपने रसोई में से एक कटोरी में आटा लाती है और उसे दे देती है। वैष्णवी आटा दे ही रही थी कि तभी वहाँ पर मेघना आ जाती है और ये सब देखकर वैष्णवी के पास जाकर उसके बालों को खींचते हुए कहती है, क्यों री, मेरा राशन दे रही है? तेरी माँ यहाँ भर भर के गई है क्या राशन? या तेरा बाप जो तू ऐसे दान कर रही है मेरे खाने को? बहुत बड़ी देवी है जो घर का राशन दान कर रही है। मेरे बाल छोड़िए माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं कभी नहीं करूँगी ऐसा, माफ कर दीजिए माँ जी।
वैष्णवी की सास की ये हरकत देखकर विमला मेघना के पास जाकर कहती, अरे ये क्या कर रही हैं आप? भगवान के लिए उसे छोड़ दो। लीजिए अपना आटा, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं ले रही। लेकिन आप अपनी बहू को छोड़ दो, इस तरह की हरकत मत कीजिए। अब तो विमला सारे मोहल्ले में इस बात को बता देती है कि वैष्णवी की सास मेघना उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मेघना अपनी बहू वैष्णवी से कहती है, सुन बहू, मुझे नहाना है तो पहले मेरे लिए गर्म पानी कर दे बाथरूम में। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए गर्म पानी करके बाथरूम में रख देती हूँ। कुछ देर में वैष्णवी पानी को गर्म करके बाथरूम में रख देती है और अपनी सास मेघना के पास जाकर उससे कहती है, माँ जी, मैंने पानी बाथरूम में रख दिया है, आप जाकर नहा लीजिए। मेघना बाथरूम में जाती है और बाथरूम में गर्म पानी की बाल्टी रखी हुई थी और मेघना गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाए बिना ही उसमें अपना हाथ डाल देती है और मेघना का हाथ जल जाता है। वो बहुत तेज चिल्लाती है और अपनी बहू वैष्णवी को आवाज देती है। सास की आवाज सुनकर वैष्णवी बाथरूम में आती है और अपनी सास के पास जाकर कहती है, क्या हुआ माँ जी, अब ठीक तो है ना? करम जली तो मुझे इस गर्म पानी में जलाकर मारना चाहती थी ना? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। मेघना अपनी बहू का हाथ पकड़ती है और उस गर्म पानी की बाल्टी में डाल देती है। काफी देर तक हाथ उसका उसी में डुबोए रखती है। वैष्णवी बहुत तेज चिल्लाती है, माँ जी मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की। माँ जी मेरा हाथ। वैष्णवी के चीखने और चिल्लाने की आवाज अब मोहल्ले में जा रही थी। अब मोहल्ले के काफी लोग उनके घर में आ गए थे और आपस में बातें बनाकर बोल रहे थे, अब मेघना का अपनी बहू के प्रति अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। अब हम सब ये और नहीं देख सकते। क्यों भाइयों बहनों, हमें पुलिस को बुलाना ही चाहिए। कुछ देर में मेघना के घर पुलिस आ जाती है। मेघना से सवाल जवाब करने लगती है। वैष्णवी भी डर के मारे सिसक रही थी। पुलिस वाला वैष्णवी के पास जाकर कहता है, आईपीसी की धारा 498 के तहत ससुराल वालों द्वारा किया गया कोई भी अत्याचार कानूनी जुर्म है, जिसके कारण अभी हमें आपकी सास मेघना को गिरफ्तार करना पड़ेगा। पुलिस की ये बात सुनकर वैष्णवी अपनी सास की गलतियों को माफ करके और घर की इज्जत को बचाने के लिए पुलिस से कहती है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब हमारे घर का आपसी मामला है। माँ जी के हाथ से ये बाल्टी गलती से गिर गई थी, जिससे मेरा पूरा हाथ जल गया और मैं चिल्लाने लगी और मोहल्ले वालों को लगा कि मेरी सास मुझ पर अत्याचार कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई बात ही नहीं थी तो क्यों हमें बुलाकर हमारा टाइम खराब किया? इतना कहकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे करके भीड़ भी खत्म होने लगती है, लेकिन विमला वहाँ से नहीं जाती और मेघना के पास आकर उससे कहती है, देख, तूने अपनी बहू पर कितना अत्याचार किया, लेकिन तेरी बहू ने फिर भी तेरा साथ दिया और तुझे पुलिस से बचाया। तेरी बहू किसी देवी से कम नहीं है, इसकी कद्र कर। हर किसी को ऐसी बहू नहीं मिलती है। विमला की बात सुनकर मेघना को खुद की हुई हरकत पर शर्म आती है और वो अपनी बहू से अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगती है। रानी एक अनाथ लड़की थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके चलते उसे भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ता था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन रानी अपनी दोस्त शालू के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी भीख मांग रही होती है। तभी वहाँ एक कुलदीप नाम का सेठ मंदिर से पूजा करके निकल रहा होता है, जिसे देखकर रानी कहती है, ए सेठ, तुझे हम सीढ़ियों पर बैठी भिखारनी दिखाई नहीं दे रही क्या? तू कहना क्या चाहती है और तू है कौन जो मुझसे ऐसे बात कर रही है? पहले तो ये बता, इतना बड़ा सेठ होकर भी भिखारनों को बिना भीख दिए ही जा रहा था? बहुत भिखारन देखी है मैंने, लेकिन तेरे जैसी बेशरम भिखारन पहली बार देख रहा हूँ, जो भीख भी ऐसे मांग रही है जैसे अपना कोई दिया हुआ पुराना पैसा वसूल रही हो। सेठ, तूने मुझे बेशरम कैसे बोला? मैंने ऐसा भी कौन सा खजाना मांग लिया तुझसे? सिर्फ भीख ही तो मांग रही हूँ। तू भीख मांग रही है, डरा रही है हमें मंदिर में बैठकर। तू भी तो मंदिर में खड़ा होकर भिखारनों को भीख नहीं दे रहा। हमसे ज्यादा भिखारी तो तू ही है। तूने मुझे भिखारी बोला? अभी बताता हूँ तुझे। चुप हो जा रानी, क्यों बेवजह सेठ से लड़ रही है? अब हम किसी से जबरदस्ती भीख नहीं मांग सकते हैं ना? बिल्कुल सही बोला तुम्हारे भिखारन दोस्त ने। फिर भी जब तुम इतना मांग ही रही हो तो हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम तुम्हें भीख दे ही देते हैं। सेठ इतना कहकर अपने जेब से 10 का नोट निकालकर रानी के सामने फेंक देता है, जिसके बाद रानी उन पैसों को उठाकर सेठ को वापस देती हुई कहती है, सेठ, हम भिखारी जरूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत से भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। ऐसे फेंके हुए पैसे हम नहीं उठाते। अपने ये पैसे अपने पास ही रख।
भिखारी होकर अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही अकड़ है तो अपनी इस अकड़ को किसी सही जगह इस्तेमाल करो और कोई काम ढूंढकर अपने हालातों को सुधारो। सेठ, जिस दुनिया में हमें मांगने पर जल्दी भीख नहीं मिलती, वहाँ हम जैसे लोगों को काम कौन देगा? जा, हमें तेरा कुछ नहीं चाहिए। रानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और दूसरी जगह भीख मांगना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक दिन सड़क पर भीख मांगते हुए रानी की नजर एक कामनी नाम की औरत पर पड़ती है जो बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है। तभी रानी भागकर उसे संभालते हुए कहती है, अरे सेठानी जी, आप ठीक तो हैं? संभालिए, आपका घर कहाँ है? मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे चक्कर आ गया होगा। तुम कौन हो? मैं तो एक भिखारन हूँ सेठानी, भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अरे सेठानी, मेरे माँ बाप तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तब से लेकर आज तक मैं अपनी पार्टनर के साथ मिलकर भीख मांगती हूँ। माफ करना, मुझे नहीं पता था। धन्यवाद मुझे संभालने के लिए। इसमें क्या बड़ी बात है सेठानी, इंसान को दूसरों की मदद करनी ही चाहिए। तुम बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हो। कोई और काम भी आता है या नहीं? आता है ना, भीख मांगने का काम। उसी से मेरी अच्छी कमाई हो जाती है, बस कभी कभी नहीं होती। मेरा मतलब है कोई काम, जैसे घर का खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना। हाँ सेठानी, बिल्कुल आता है, सारे काम कर लेती हूँ मैं। कामनी और रानी आपस में बात ही कर रही होती हैं कि तभी कामनी का बेटा अजय वहाँ आता है और भिखारन रानी को देखकर कहता है, तुम लोगों को कोई और काम नहीं है जहाँ थोड़े अच्छे खासे लोगों को देखा बस वहीं पहुँच जाते हो भीख मांगने के लिए? बेटा चुप हो जा, क्या बोल रहा है तू? तू पहले मेरी बात तो सुन। माँ आप चुप करो, मुझे पता है कि इन लोगों की क्या औकात होती है। जहाँ थोड़े पैसे वाले लोग देखते हैं वहीं अपनी दुख भरी कहानी लेकर भीख मांगने पहुँच जाते हैं। ए, तुम कौन हो? कब से मुझे उल्टा सीधे बोलते जा रहे हो? ए सेठानी, ये है कौन? तू जानती है क्या इसे? भिखारन, ये मेरी माँ है और इनका नाम कामिनी है। तूने अपनी आवाज सुनी है गवार? सेठानी, तुझ में और तेरे बेटे में कितना अंतर है। और तू, जो भी नाम हो तेरा, मैं तेरी माँ से भीख मांगने नहीं बल्कि तेरी माँ चक्कर खाकर गिरने वाली थी, मैं तो बस उसे संभालने के लिए आई थी। बताओ, भिखारनों की कोई इज्जत ही नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे बेटे को बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। अगर तुम चाहो तो हमारे घर में नौकरानी का काम कर सकती हो। वैसे भी मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं। कामनी की बात सुनकर रानी सोच में पड़ जाती है और सोचते हुए अपने मन में कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था मजाक में सीखा हुआ काम मेरे इतने काम आएगा। वैसे भी भीख मांगने से ना कोई इज्जत मिलती है ना अच्छे पैसे, शायद इसी से मेरा कोई भला हो जाए। रानी अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है। तभी कामनी उससे कहती है, क्या हुआ, जवाब नहीं दिया तुमने? तुम नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं सेठानी, तू तो मुझे काम दे रही है, इज्जत से कमाने का मौका दे रही है, मैं कैसे मना कर सकती हूँ? रानी इतना कहकर कामनी के साथ उसके घर चली जाती है और वहाँ रहकर वो नौकरानी का काम करना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक दिन कामनी की दोस्त मधु उसके घर आती है। तभी रानी उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर मधु कहती है, यार कामिनी, तेरी नौकरानी तो बड़ी अच्छी है। तेरा घर भी कितना चमक रहा है। मुझे ऐसी ही नौकरानी चाहिए। तू भी क्या बातें कर रही है? ये एक इंसान है, सामान नहीं जो तुझे लाकर दे दूं। सेठानी जी, अगर मैं आपको बिल्कुल अपनी तरह एक अच्छी नौकरानी ला दूं, तो आप क्या देंगी मुझे? अगर तुमने मुझे अपने जैसी भरोसेमंद और अच्छी नौकरानी दे दी तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी रकम दूंगी। ये तो अच्छी बात है, लगता है मेरी लॉटरी लगने वाली है। कहाँ पूरे दिन भीख मांगने के बाद कहीं जाकर पेट भरने का इंतजाम हो पाता था। यहाँ तो एक नौकरी देने पर इतने पैसे मिल रहे हैं, साथ ही मेरे दोस्तों को अच्छा काम भी मिलेगा। बोलो क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं सेठानी, मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो नौकरानी का काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो अगर आपके सिवा और कोई हो जिसे नौकरानी की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आज से मैं अपना ये नया व्यापार शुरू करूँगी। ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। हम बड़े लोगों को अच्छी और भरोसेमंद नौकरानी मिल जाएगी, तुम उसके बदले अच्छे पैसे ले लेना। क्या बात है रानी, तू तो बहुत समझदार है, घर बैठे बैठे ही बिजनेस करने लगी। लेकिन ये सब हुआ तो आपकी वजह से है ना। अगर आप मुझे यहाँ नहीं लाती तो मुझे इन सब के बारे में पता ही नहीं चलता। ठीक है, फिर मैं कल सुबह आऊंगी, तब तक तुम मुझे बुला लेना। अभी मैं जाती हूँ। अगले दिन मधु के आने से पहले ही रानी अपनी भिखारन दोस्त शालू के पास जाकर उससे सारी बातें बताकर अपने साथ कामनी के घर ले आती है।
और मधु के आने के बाद उसे मिलवाकर उसे भी काम पर लगवा देती है, जिसके बदले मधु उसे बहुत सारे पैसे देती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और धीरे धीरे उसका काम अच्छा चलने लगता है। तभी एक दिन रानी कामनी के पास जाती है और उसे कहती है, सेठानी, मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा है, तो अब मैं ये नौकरानी का काम नहीं करेगी। अब मैं अपना बिजनेस करेगी और अपने जैसों की मदद भी करेगी। लेकिन तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? तुमने कितने अच्छे से मेरा घर संभाल रखा था। आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए एक अच्छी नौकरानी लेकर आएगी जो बिल्कुल मेरी तरह आपका ध्यान रखेगी। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम अपने साथ साथ अपने साथियों का भी अच्छा और भला सोच रही हो। सेठानी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलेगी। आपकी वजह से ही मैं अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी काम दिलवा सकी। रानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अपना एक किराए का छोटा सा ऑफिस खोल लेती है और कई भिखारियों को रोजगार दिलाती है। और इस तरह से वो सभी भिखारियों को प्रेरित करती है कि वो भी भीख मांगने की जगह कमा कर भी खा सकते हैं। इस तरह से समय के साथ रानी भिखारन से एक व्यापारन बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।